मेरे प्रिय मित्रों, एएस साहित्य अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल और आनंद पूर्वक से होंगे। यदि कोई भी बहन हो या भाई हो, अगर मिनिमम एक साल से हम तैयारी कर रहे हों और रेगुलर 5-6 घंटा पढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारी तैयारी ठीक है, अच्छी है। लेकिन ये जैसे हम याद करते हैं, बार बार भूल जाते हैं, तो इसके लिए मात्र एक उपाय है, या तो हम आपस में डिस्कशन करें, और ये डिस्कशन नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रहे डिस्कशन हमेशा अच्छे लोगों से की जाती है। कुछ तो ऐसे होते हैं कि आपसे पूछेंगे क्वेश्चन, आपसे पूछेंगे, उसका उत्तर नहीं बताएंगे। अब नाम नहीं लेंगे, अभी 1-2 साल पहले हमारे पर भी जो है एक लोग हैं, और अभी भी करते हैं, हमसे काफ़ी सीनियर है, जो है रेगुलर 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन भेजेंगे और उसका कोई उत्तर नहीं देंगे। अगर आप कहीं पढ़ा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो क्या ये संभव है कि आप उत्तर देते जाइए? इतना समय नहीं मिलता है। फिर हाँ, कोई एक निश्चित समय रहता है, उस समय पर आता है तो आप उसका उत्तर देते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य, ऐसे लोगों से डिस्कशन करिए जो वो क्वेश्चन पूछे तो आप बता दीजिए, और या आप पूछें तो वो बताएं। लेकिन होता है कि मैक्सिमम वो क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बता देंगे, लेकिन आप जब पूछना शुरू करेंगे तो वो नहीं बताएंगे, आपको जो है कहेंगे नहीं आता है। तो ऐसे लोगों से, अगर ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है, तो ऐसे लोगों से डिस्कशन करने से अच्छा होता है आप प्रैक्टिस सेट चालू करिए। रेगुलर कम से कम जो है 4 से 5 घंटा पढ़िए, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट चालू करिए। श्योर है, अगर आप इतना रेगुलर जो है 4 महीना 5 महीने बहुत हो जाता है, 4 महीना 5 महीना अगर इतना रेगुलर पढ़ते हैं और पेपर सॉल्व करते हैं 1 से 1.5 घंटा जो है, तो निश्चित है आपको 2023 में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 41। और इस सीरीज में जो है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डालने की कोशिश की गई है, लेकिन आप लोग लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो उसका परिणाम, उसका जो है अच्छा रिस्पांस मिलेगा। क्योंकि एक चीज़ है, हर वीडियो में या क्वेश्चन में जो है कुछ न कुछ जो है आपको नया श्योर है सीखने को मिलेगा। ऐसा हम नहीं कह रहे कि 100% आपको नया सीखने के लिए मिलेगा, लेकिन निश्चित है कुछ नया सीखने को मिलेगा। और नया सीखने के लिए वही मिलेगा क्योंकि मेरे वीडियो में सिर्फ मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या जो आने की संभावना उन्हीं को डालता हूँ। ऐसा नहीं है कि सब उठा के रख दो जो है और पेपर सॉल्व कराते रहो। आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 41। जैसे कबीर बाड़ी के डिक्टेटर थे, यह कथन किस आलोचक का है? कबीर को जो है देखिए, विभिन्न आलोचकों ने विभिन्न जो है कथन से आलोकित किया है। जैसे रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को क्या कहा? सदुक्कड़ी भाषा कहा। रामचंद्र शुक्लार CS। और श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। पंचमेल खिचड़ी कहा। किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। और कबीर दास का जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में, और मृत्यु जो है 1518 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु का नाम रामानंद था। इनकी पत्नी का नाम जो है लोई था। इनके 2 पुत्र थे, कमाल और कमाली। इनके 2 पुत्र थे, कमाल और कमाली। अब हम देखेंगे कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा? तो कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 41 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? A। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 42। इसमें है जहांगीर जस चंद्रिका की रचयिता कौन है? जहांगीर जस चंद्रिका की रचयिता कौन है? तो जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता केशव दास जी थे। कौन था? केशव दास जी थे। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 42 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? B। केशव दास जी का जन्म 1555 ईस्वी में, और मृत्यु जो है 1617 ईस्वी में हुई थी। और हिंदी साहित्य में मात्र एक ऐसा यही कवि है रीतकाल में जो है जो ग्रामीण
ये नहीं, बिहारी लाल जी करते हैं। ग्रामीण स्त्रियों की भर्त्सना करते हैं। और इनकी उक्ति इतनी कठिन रहती थी कि इनके बारे में एक प्रसिद्ध दोहा है, कवि की देन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। आइए, जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन हो गए? केशवदास। अर्थात 42 का जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। इसी प्रकार से जहांगीर जस चंद्रिका है सुजान विनोद। सुजान विनोद के रचयिता कौन है? देव। सुजान विनोद। सुजान विनोद के रचयिता देव। आलम केल के रचयिता आलम केल के रचयिता कौन है? आलम केल के रचयिता आलम है। और रामचंद्र भूषण रचना थी, रामचंद्र भूषण। इसके रचयिता कौन है? गोप कवि हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार 42 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 43। देखिए, निम्न कवियों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्न कवियों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जिसमें देखिए केशवदास जी का जन्म हुआ था 1555 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1617 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। कब जन्म हुआ था? 1555 ईस्वी में। 1555 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1617 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। बिहारी दास का जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था। 1595 ईस्वी में जन्म बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर में हुआ था और मृत्यु इनकी जो है 1663 ईस्वी में हुई थी। इसी प्रकार महाकवदेव का जन्म 1673 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1767 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। 1767 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1739 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। मृत्यु कब हुई थी? 1739 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। इस प्रकार जो है कवियों का कालक्रम हो गया ए, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 43 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में जन्म, 1617 ईस्वी में मृत्यु। बिहारी दास का जन्म 1595 ईस्वी में और मृत्यु 1663 ईस्वी में। महाकवदेव का जन्म जो है 1673 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1767 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। महाकवि घनानंद का जन्म 1689 और मृत्यु 1739 ईस्वी में। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 43 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 44 जो है नासकेतोपाख्यान। नासकेतोपाख्यान किसकी रचना थी? लल्लू लाल की रचना का नाम था प्रेम सागर। लल्लू लाल की रचना का नाम प्रेम सागर था। सदल मिश्र की रचना का नाम सदा सुखलाल, अभी बताए थे, सुख सागर, सुख देने वाले सुख सागर था। इसमें नासकेतोपाख्यान पूछ रहा है। नासकेतोपाख्यान इंसा अल्लाह खां की रचना का था नाम था रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित भी कहते थे, उदयभान चरित। अब है नासकेतोपाख्यान। तो नासकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना थी, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 44 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 45। देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कैसे शब्द का? शुद्ध शब्द का। मैक्सिमम में भी आप लोग देखते होंगे हर पेपर में ये होता है, हमारे साथ भी पहले होता था। पूरा क्वेश्चन हम नहीं पढ़ते हैं, आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमको लगता है कितना इजी है, बस गलत करके चले आते हैं और उसी का परिणाम होता है। अगर आपका आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है तो ये जान लीजिए लगभग 98% असफल होने का वहीं पे क्लियर हो जाता है। तो सर्वप्रमुख विशेषता ये है कि हम कॉन्फिडेंस के साथ बैठें और हर एक क्वेश्चन को पूरा पढ़ें ताकि आते हुए क्वेश्चन ना गलत हो। और अगर आते हुए क्वेश्चन को हमारा नहीं गलत होता है तो हम एकदम 99 नहीं 101% क्लियर है कि हम सफल होंगे। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 45 जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए।
अब आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। अब इसमें 45 में सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो 45 में सही उत्तर जो है डी, 45 का सही ऑप्शन क्या है? डी जो है आशीर्वाद सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से 46 से हम देखते हैं, अतिशयोक्ति, 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 निम्न में सही कौन सा हो जाएगा? तो अतिशयोक्ति जो है सही हो जाएगा। अतिशयोक्ति अर्थात 46 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 47। 47 देखिए, वर्तनी की दृष्टि वही शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो है अंत्याक्षरी सही है या अंताक्षरी, अंताक्षरी सही है या अंत्याक्षरी या अंताक्षरी, अंताक्षरी, इन चारों ऑप्शन में सही क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है 47 का सही उत्तर ये हो जाएगा अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी शुद्ध शब्द है। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 48। एक चीज और है, शुद्ध अशुद्ध हमेशा कोशिश किया करिए, लिखा करिए। लिखेंगे अगर बार बार तो अपने आप स्वतः याद हो जाएगा। याद मतलब हो जाएगा कि देखने के बाद क्लियर हो जाएगा कि ये सिद्ध है। इसलिए इसको लिख कर, अगर जिसको भूल जाता है तो लिख कर आप पढ़िए इसे, शुद्ध अशुद्ध शब्द जो है। 48 हम देखिए, कवयित्री, कवयित्री, कवयत्री, कवयित्री, इन चारों ऑप्शनों में कौन सा सही हो जाएगा 48 का? तो 48 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा कवयित्री। अगला क्वेश्चन है 49, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऐतिहासिक, 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 चारों ऑप्शन में सही कौन सा हो जाएगा? तो इसमें 49 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक ने ऐतिहासिक शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 50, इनमें से रीत सिद्ध कवि कौन है? तो रीत काल में रीत सिद्ध कवि के रूप में मात्र एक ही कवि ही प्रसिद्ध थे, और रीत मुक्त कवि के रूप में घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर, दिजदियो थे। और रीतबद्ध में आप लोग जानते हैं कि बहुत से ढेर सारे कवि थे जो है। तो रीत मुक्त याद कर लीजिए, रीत मुक्त में कौन कौन से हैं? तो रीत मुक्त में घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर, दिजदियो। रीत सिद्ध में मात्र बिहारी, उसके बाद जितने बचते हैं सब रीतबद्ध में कहा जाते हैं। अब इसमें बताइए रीत सिद्ध कवि कौन है? तो रीत सिद्ध कवि जो है बिहारी लाल जी हैं, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 50 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। और बिहारी लाल जी का जन्म कब हुआ था? अभी ऊपर बताया गया है, बिहारी लाल जी का जन्म सन 1595 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1595 ईस्वी में जन्म हुआ था, बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर में, और 1663 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। एकमात्र यही एक ऐसा कवि है कि जो ग्रामीण स्त्रियों की भर्त्सना करता है। इसको जो है ग्रामीणों से जो है घृणा थी, ऐसे लोगों को जो है, क्योंकि आज भी हमारा देश, भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है, और कृषि सर्वाधिक कहाँ, सबसे ज़्यादा कहाँ होती? गांव में ही होती है। तो देखिए जो है बिहारी लाल का जन्म इतना हुआ था, और बिहारी की एकमात्र रचना थी जिसका नाम था बिहारी सतसई, जिसमें जो सर्वमान्य है वह दोहों की संख्या कितनी है? 713। 713 बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी हो जाएगी? 713। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 51। देखिए, चतुरंगिणी का अर्थ क्या होगा? चतुरंगिणी, इसमें चतुरंगिणी का अर्थ हो जाएगा 4 रंगों वाली, नहीं गलत है जो है, 4 अंगों वाली गलत, 4 भुजाओं वाली गलत। सही क्या हो जाएगा? चतुरंगिणी माने हाथी, घोड़ा, पैदल एवं रथ से युक्त। 1 2 3 4, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 51 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 52, इनमें से कौन सा शब्द मछली का वाचक शब्द? निम्न में से कौन सा शब्द मछली का वाचक शब्द है? तो रासव माने क्या होता है? गधा। रासव माने गधा। वा जो है तुरंग,
माने घोड़ा, माने क्या हो जाएगा, घोड़ा। और इसमें जो है हम देखेंगे केतु ध्वजा, ये हो जाएगा झंडा का पर्यायवाची, झंडा या ध्वजा, ध्वजा ध्वजा। अब बचा क्या, मीन। तो मीन जो है मछली का पर्यायवाची शब्द है। मीन क्या है, मछली का पर्यायवाची शब्द, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 52 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 53। प्रश्नोत्तर नंबर 53 देखिए, मेरी कोशिश ये रहती है कि जितनी देरी तक सॉल्व कराइए या पेपर सॉल्व कराइए, इधर उधर की बातें ना की बराबर की जाए, क्योंकि समय की अत्यंत बहुत ही कीमत होती है। आप 10 मिनट आधा घंटा पेपर सॉल्व कराते हैं और आधा घंटा जो है देश दुनिया की बातें उसी में चलाते हैं, तो ये गलत चीज़ है। आप जो बात करिए टॉपिक पे बात करिए, मुख्य टॉपिक पे, तो हमारे समय की भी बचत होती है और हमारा माइंड जो है इधर उधर नहीं जाता है, कंसंट्रेट बना रहता है। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 53 जो है, निम्न में से कौन सा शब्द महल का पर्यायवाची नहीं है। अब कभी कभी यह होता है कि निम्न से कौन सा शब्द महल का पर्यायवाची है, बस करके जो है हम प्रसाद मारे उत्तर चल दिए सही। वहाँ तो हमको लगा हम सही करके आए जो है, क्योंकि हमको महल याद था, एकदम इजी हमको लगा और मार के चले आए। यही गलती हम करते हैं। यही बेटा अगर गलती आप लोग जो है न करिए तो निश्चित है 2023 में कोई नहीं रोक सकता आपको सफल होने से। देखिए महल का पर्यायवाची कौन है निम्न में से, तो प्रश्नोत्तर नंबर 53 का जो है सही हो ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रसाद का अर्थ क्या होता है, पूजा पाठ के बाद जो दिया जाता है उसी को प्रसाद कहते हैं। और इसमें प्रासाद, भवन, सदन, ये जो है महल का पर्यायवाची शब्द रूप है। तो 53 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 54। इनमें से जो शब्द पृथ्वी का वाचक न हो, देखिए पृथ्वी का वाचक न हो उसे छाटिए, पृथ्वी का वाचक हो नहीं, क्योंकि यहीं आप तो मिल जाएगा पहला ऑप्शन, बस सही मारे चल दिए। इसमें ये पूछ रहा है जो पृथ्वी का वाचक नहीं है उसी उत्तर को आप करिए, जो है उसी को छाटिए। तो प्रश्नोत्तर नंबर 54 का जो है सही उत्तर हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा अंतरिक्ष। अंतरिक्ष जो है गगन, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, ये जो है अंतरिक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। और मही, रसा, रसा, भू, ये जो है भू, भूमि, वसुधा, वसुंधरा, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। अब अगला क्वेश्चन, तो इसमें क्या हो जाएगा 54 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 55। अंध का अर्थ होगा, अंध का क्या अर्थ होगा, अंध का अर्थ क्या होगा, प्रश्नोत्तर नंबर 55। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा अंध का अर्थ पाप होता है, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 55 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 56 देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 56। विद्यालयम निक्सा नदी अस्ति, विद्यालयम निक्सा नदी अस्ति में कौन सी विभक्ति है। तो विद्यालयम निक्सा नदी अस्ति में कौन सी विभक्ति हो जाएगी। तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा जो है, देखिए सर्वप्रथम ये हम देख लेते हैं। प्रथमा विभक्ति में हमेशा प्रातिपादिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे, अर्थात कर्म, अवधेय मात्र, अत्यय, योगे तथा संबोधने में प्रथमा विभक्ति लगती है। और यहाँ पूछ रहा है विद्यालयम निक्सा अस्ति, तो इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी। तो जहाँ पर कर्ता अपनी क्रिया से जिस वस्तु को सर्वाधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है वहाँ द्वितीय विभक्ति होती है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे यह होता है अभितः, परितः, सर्वतः, उभयता, समया निक्सा, समया निक्सा, समया निक्सा, हा माने धिक्कार, प्रति, अनु, धिक, अंतरा माने बीच में, अंतरेण माने बिना, यावत, दुह, पच माने पकाना, दंड, रुद्र, रुद्र,
क्रुद्ध, प्रच्छ, ची माने चुनना आदि में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसको आप लोग जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो कोई पेज लिया करिए या कॉपी जो है अपनी बना लीजिए, उसको जो है जो न समझ में उसे नोट कर लीजिए और जो आए उसको छोड़ दीजिए जो है। और एक चीज़, क्रिया विशेषण में भी द्वितीय विभक्ति लगती है, जैसे सह मधुरम गायत, वह मधुर गाता है। गत्यात्मक धातुओं के योग में भी, चौथे नंबर गत्यात्मक धातुओं के योग में भी द्वितीय विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 56 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अब अगला क्वेश्चन होगा, विध लिंग का प्रयोग होता है। तो विध लिंग का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 57 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 57 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। विध लिंग का प्रयोग जो है चाहिए के अर्थ में होता है। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 58। प्रश्नोत्तर नंबर 58, अकरोत धात रूप है क्री धातु के। क्री धातु के किस लकार का रूप है? किस लकार वचन का रूप है अकरोत धात। तो प्रश्नोत्तर नंबर 58 का बी ऑप्शन, अर्थात लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। अकरोत धात लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। प्रश्नोत्तर नंबर 59 देखिए, युवयो शब्द रूप युष्मद का किस वचन और विभक्ति का रूप है? तो प्रश्नोत्तर नंबर 59 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, अर्थात सप्तमी विभक्ति द्विवचन का रूप है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 60 देखिए, मतिभी शब्द रूप मति के किस वचन का रूप है? तो मति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का ए है। अब मति का शब्द रूप कैसे चलता है? जैसे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, बहुवचन। मति मति मतया, मति मति मत्यो, मति मति मतया, मति 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 मति, मत्या मतिभ्या मतिभि, मत्या मतिभ्या मतिभ्या, मत्या मतिभ्या मतिभ्या, मत्या मत्यो मतीनाम, मत्या मत्यो मत्तिस, हेमते हेमति हेमतिया। अब फिर से देखिए मति भी कहाँ देखिए आता है? मति मति मतया, प्रथमा विभक्ति तीनों वचन हो गया। द्वितीय विभक्ति देखिए मति मति मति, ये द्वितीय विभक्ति तीनों वचन हो गए। तृतीय विभक्ति देखिए मत्या मतिभ्या मति भी, क्या रहा है? मति भी, अर्थात तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप हो जाएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 60 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 61, निष्कलुष का संधि क्या होगा? निष्कलुष का संधि विच्छेद क्या हो गया? निष्कलुष में संधि कौन सी होगी? तो प्रश्नोत्तर नंबर 61 में जो है हम देखेंगे निष्कलुष का विच्छेद जब हम करेंगे निधन कलुष हो जाएगा। अब यहाँ पे कहाँ पर है? हाँ, सी, निधन कलुष हो जाएगा। तो संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। निधन कलुष विसर्ग संधि। विसर्ग का क्या होता है? विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसलिए निधन कलुष में विसर्ग संधि हो जाएगी। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 62 देखिए, नमस्कार का संधि विच्छेद होगा। नमस्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अक्सर देखिए हम लोग जो है पूरब में क्या कहते हैं नमस्कार के, जिससे मिलेंगे नमस्कार भाई, और पश्चिम में राम राम। यही हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यही अंतर है जो है। देखिए नमस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा और नमस्कार में कौन सी संधि होगी? तो नमस्कार का संधि विच्छेद नमः धन कार हो जाएगा और इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। विसर्ग संधि की परिभाषा भी आप लोगों को बताया गया कि विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 62 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अब अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 63, चिन्मय का
संधि विच्छेद होगा। प्रश्नोत्तर नंबर 63। अब देखिए चेंज हो गया ट्रैक जो है। चित्त धनमय देखिए बी में है। चित्त धनमय अर्थात व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। प्रश्नोत्तर नंबर 64 हम देखेंगे। बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होगा? बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बृहधनपति कहाँ पर? बृहधनपति अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 64 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी अर्थात यही सही ऑप्शन है। बृहस्पति का बृहधनपति हो गया और चिन्मय का चित्त धनमय हो गया जो है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 65 देखिए। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। सच्चित धन आनंद हो जाएगा कि सचत धन आनंद हो जाएगा कि सच धन आनंद हो जाएगा कि सच्चा धन आनंद हो जाएगा? तो प्रश्नोत्तर नंबर 65 में कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सचित धन आनंद कहीं है? नहीं है। सचित धन आनंद। 65 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, सचित धन आनंद हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 66। कठपुतली काठ की पुतली में कौन सा समास हो जाएगा? कठपुतली काठ की पुतली देखिए जो है। कठपुतली में कौन सा समास हो जाएगा? सर्वप्रथम यह हम जानेंगे कि तत्पुरुष समास तो होगा ही जो है। काठ की पुतली तो तत्पुरुष समास की परिभाषा होती। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष या प्रथम पद उपमेय या द्वितीय पद उपमान होता है। अर्थात इसमें बाद वाले पद की विशेषता होती है। तो यहाँ पर कठपुतली। अब देखिए हम देखेंगे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। कर्ता ने प्रथमा हो गया। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलगाव संबंध का की के काठ की पुतली संबंध का की के काठ की पुतली अर्थात संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। संबंध का की के काठ की पुतली संबंध तत्पुरुष यहाँ पर हो जाएगा जो है। अब देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 66 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर हम 67 देखेंगे जो है। स्वर्ण पात्र में समास होगा। स्वर्ण का पात्र संबंध का की के तत्पुरुष समास संबंध तत्पुरुष नहीं है। क्लियर हो गया जो है। 67 का जो है। अब आप लोग देखिए जो है स्वर्ण पात्र में कौन सा समास? संबंध तत्पुरुष का की के स्वर्ण का पात्र कौन सा हो गया? संबंध तत्पुरुष इसमें भी हो जाएगा। या तत्पुरुष पूछा है तो सिर्फ तत्पुरुष समास हो जाएगा, नहीं तो संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्मधारय समास में क्या होता है? यहाँ पर विशेषण विशेष या उपमेय आता है। जैसे कृष्ण श्याम कृष्ण काला कृष्ण जो है यह जो है क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। द्विगु समास संख्यावाची होता है। अव्ययी भाव समास जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 66 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 68 देखिए। सज्जन में समास बताइए। सतजन कौन सा समास हो जाएगा? सतजन में कौन सा समास हो जाएगा? तो सतजन का हम विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? सतधन जन। सतधन जन। ठीक। सत माने अच्छा, सत माने अच्छा और जन माने व्यक्ति। जन माने व्यक्ति। अब बताइए इसमें विशेषण कौन है? विशेष कौन है? तो विशेष से हो जाएगा। व्यक्ति की विशेषता बता रहा है ना। व्यक्ति कैसा है? अच्छा व्यक्ति है। तो ये हो गया विशेष और ये हो गया विशेषण। विशेषण विशेष की मुख्य पहचान कौन सी होती है? कैसे हम जानेंगे कि कौन विशेषण कौन विशेष है? जिस व्यक्ति की, जैसे देखिए काली भैंस, जिस व्यक्ति की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं और जिन शब्दों द्वारा बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे काली भैंस हम कह दें, काली भैंस। अब बताइए इसमें विशेषता किसकी बताई जा रही है? भैंस की विशेषता बताई जा रही है। भैंस कैसी है? काली है।
तो अभी को बताए जिसकी विशेषता बताई जाए, अर्थात भैंस की विशेषता अगर बताई जा रही है तो वह विशेष्य हो गया, और जिन शब्दों से बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। अगर कोई आपके यहाँ आ जाए, मान लीजिए कोई आगंतुक आ जाए, जो है आके वह बैठ जाए, ठीक है, और उसका हम जो है आदर सत्कार करते हैं, तो अगर हम कोई तीसरा व्यक्ति मिलता है उससे हम कहेंगे कि आज राम आए थे, उनका मैंने सम्मान किया। और इसी में बताइए कौन सा विशेषण हो जाएगा, कौन सा विशेष। तो जिसका आप सम्मान किए वही तो विशेष हो गया, वही आपका मुख्य था। विशेष माने मुख्य, तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष, और जिन शब्दों से बताई जाए वो उसे विशेषण कहते हैं। तो सज्जन में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा, कर्मधारय, क्योंकि कर्मधारय समास में विशेषण, विशेष और उपमान, उपमेय शब्द का प्रयोग होता है। कर्मधारय में सज्जन में कर्मधारय समास हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 69। चक्रपाणि में कौन सा समास होगा। चक्रपाणि में जो है बहुब्रीहि समास की सर्वप्रथम परिभाषा हम देखेंगे। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो, अन्य पदार्थ की, तब वहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाता है। इस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। तो इसका हो जाएगा समास विग्रह। चक्र है पाण में जिसके, अर्थात वह अन्य पद प्रधान हुआ, अर्थात विष्णु। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 69 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 70। हानि लाभ में कौन सा समास होगा। हानि लाभ में कौन सा समास होगा। तो हानि लाभ में समास बताइए। जैसे अगर हम तत्पुरुष समास में बता ही दिया गया था, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। अतद्वय अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में विशेषण, विशेष, उपमान, उपमेय आते हैं। द्विगु समास संख्यावाची होता है। अब बचा कौन सा समास, द्वंद्व समास बचा। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है और बीच में योजक शब्द होता है, बीच में योजक शब्द होता है, दोनों पदों की प्रधानता होती है। तो 70 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। हानि लाभ में कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 71। देखिए, इच्छा का विलोम शब्द होगा, तो इच्छा का विलोम शब्द अनिच्छा हो जाएगा, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 71 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। कामना का जो है अभिलाषा हो जाएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 72 देखिए, आस्तिक का विलोम क्या होगा। आस्तिक का विलोम क्या हो जाएगा, नास्तिक हो जाएगा, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 72 का सही उत्तर क्या है, डी। 73 है, कुटिल का विलोम क्या होगा। कुटिल, ये देखिए कई बार पूछ चुका है, और जितने हैं आप स्वयं देखिए कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है। कुटिल का विलोम कौन सा हो जाएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 73 का सही उत्तर आप लोग बताइए, जो है कुटिल का विलोम क्या हो जाएगा, सरल। कुटिल का सरल हो जाएगा, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 73 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। अब अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर नंबर 74 देखिए, श्वेत का विलोम क्या होगा। श्वेत माने सफ़ेद। अब इसमें देखिए श्वेत का विलोम 74 में कौन सा सही होना चाहिए। श्वेत का विलोम, श्वेत माने सफ़ेद होता है, तो श्वेत का श्याम, श्याम माने कृष्ण अर्थात काला हो जाएगा, लेकिन श्वेत का विलोम क्या हो जाएगा, श्याम हो जाएगा। और कृष्ण का विलोम, कृष्ण का विलोम क्या हो जाएगा, श्याम हो जाएगा कृष्ण का भी, लेकिन यहाँ श्वेत का सही जो है श्याम ही होगा। अब अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर नंबर 75 हम देखेंगे, घृणा का विलोम क्या है। प्रश्नोत्तर नंबर 75 का सही उत्तर क्या है, घृणा का विलोम क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। घृणा का प्रेम हो जाएगा, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 75 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 76, चक्र का तद्भव क्या है। चक्र का तद्भव शब्द क्या है। चक्र का तद्भव क्या है, चक्र का जो है तद्भव क्या होगा। तो देखिए चक्र जो है कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है।
तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं? सर्वप्रथम यह देख लेंगे, तत्सम, तत्सम, इसका विच्छेद हो जाएगा तत्धन सम, तत्धन सम, तत्धन सम हो जाएगा। तत् माने उसके, तत् माने तत् अर्थात तस्य, तत् तस्य, तत् तस्य, तस्य माने उसके हो जाएगा, उसके अर्थात संस्कृत के समान, सम माने समान, तत् तस्य, तत् तस्य माने उसके, सम माने समान होता है अर्थात संस्कृत के समान। इसका जो है परिभाषा हो जाएगी, तत्सम का अर्थ होता है उसके समान, या ज्यों कहते हो यहाँ संस्कृत के उन तत्समों की सूची रखी जाती है जो सीधे संस्कृत से ले लिए जाते हैं, जो सीधे संस्कृत से हमारी हिंदी में आए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो चक्र जो है आपका तत्सम शब्द है, इसका जो है तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? 76 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, चक्का, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 76 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अब अगला देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 77। देखिए, अंगरखा का तत्सम क्या होगा? अंगरखा का तत्सम शब्द हो जाएगा अंगरक्षक। अंगरक्षक, अब इसमें देखिए शुद्ध अशुद्ध कौन सा है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, अंगरक्षक जो है सही है। अब अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 78। आँख का तत्सम रूप क्या होगा? तो आँख का तत्सम रूप अच्छी हो जाएगा। आँख का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? 78 का अच्छी हो जाएगा, आँख का अच्छी हो जाएगा, अर्थात 75 का बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 79 आंसू का तत्सम क्या होगा? आंसू का क्या हो जाएगा? अश्रु। अब देखिए अश्रु यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, इसमें जो सा शुद्ध हो उसे लगाइए ट्रिक जो है, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध भी पूछा जाता है, इसलिए कि देखिए शुद्ध अशुद्ध जो है सबसे ज़्यादा इससे अच्छा वो है याद करने के या तैयार करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, और उसके बाद जो है जहाँ अतिरिक्त दिया हुआ है, और मैं ये टोटल जो है शुद्ध अशुद्ध तद्भव तत्सम जो परीक्षाओं में आज तक पूछे गए हैं उसका एक जगह कलेक्शन करवा के जो है हम मैक्सिमम 10-15 दिन के अंदर आप लोगों को दे देंगे। जो है जो लोग भी लेना चाहेंगे आप मेरे व्हाट्सअप नंबर से जुड़िए, मैं व्हाट्सअप पे कलेक्शन करके भेज दूँगा। 77 85 98 68 99 व्हाट्सअप से, और या नहीं तो हो जो है टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरे एएस साहित्य अकेडमी, एएस साहित्य TAY साहित्य अकेडमी, ACADEMY एएस साहित्य अकेडमी। आप जो है यहाँ पे 5-6 दिन बाद जो है हम टोटल कलेक्शन आज तक जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसका एक जगह कलेक्शन करके उस पर भेज देंगे जो है, और यह निःशुल्क है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से मुझे तो बहुत मिल रहा है। मैं चाहता हूँ निःशुल्क, ऑफलाइन में भी मैं कुछ चलवा रहा हूँ, अभी कुछ चलवा रहा हूँ, और बड़े प्रोसेस पे जो निःशुल्क रहता है मेरा, 1 भी रुपये वहाँ पे चार्ज नहीं लेता हूँ, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। और मुझे तो नहीं लगता ऑफलाइन जो है कोई निःशुल्क चलाता हूँ, आज तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जो ऑफलाइन भी कोचिंग चला रहा और निःशुल्क कोचिंग चला रहा हूँ। अभी तो छोटे बच्चों का करवा रहे हैं, बड़े प्रोसेस में भी आप लोगों का जो है निःशुल्क हम कर चलाने की व्यवस्था में है। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 79 का जो है आंसू का तत्सम क्या हो जाएगा? अश्रु हो जाएगा, अर्थात 79 का सही उत्तर सी। आगे प्रश्नोत्तर नंबर 80 प्रस्तर का तद्भव क्या होगा? पत्थर। प्रस्तर का तद्भव क्या हो जाएगा? पत्थर, अर्थात 80 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 80 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग जो है आप लोगों को समझ में आया। अगर बेटा कहीं जो है ये लगता है कि एक उत्तर गलत बता रहे हैं, वो कहीं नहीं कुछ गलत होता है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं जो है, क्योंकि इतना अनुभव भी है। तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जो न समझ में आता है आपको जो है हम टेलीग्राम चैनल बता दिए, वहाँ पे आप जो है मैसेज करिए। अगर जो नहीं समझ में आता, या यहाँ कमेंट बॉक्स में करिए, या व्हाट्सअप नंबर पर भेजिए, कहीं भी किसी भी समय
जो क्वेश्चन नहीं आता आप मैसेज करिए, उसका उत्तर जो है तुरंत मैं दूंगा जो है। अब अगला भाग प्रश्नोत्तरी संख्या भाग 13 जो है अगली बार जो है कल अर्थात जो है बताई जाएगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।